गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम वापस आ चुके हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट के साथ। इसका पार्ट 1 हम जो है पहले ही रीड कर चुके हैं। अभी पार्ट 2 पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तक। यहाँ पर ये सारे प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। अभी इनको डिटेल में पढ़ने की पारी है। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। एग्रीकल्चरल तो आप अभी तक समझ गए, यानी कि खेती बाड़ी से संबंधित ये चीज़ होने वाली है। और इम्प्लीमेंट्स क्या है यहाँ पर? इम्प्लीमेंट्स का मतलब है टूल्स, यानी कि जो भी टूल्स यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं हमारी खेती बाड़ी में उन्हें हम इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही पार्ट 1 में आपको बताया था, हम टूल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी उन्हीं में से कुछ टूल्स हमें दे रखे हैं। नंबर 1 पे है प्लो। प्लो एक टूल है जो किस में मदद करता है? प्लोइंग में मदद करता है। अब आप बोल रहे होंगे प्लोइंग क्या होती है? कुछ लोग इसको प्लफिंग भी बोलते हैं। प्लफिंग मतलब होता है सॉइल को नरम करना। ठीक है, जो सॉइल होती है बहुत हार्डन होती है, उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए प्लफिंग करी जाती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लफिंग टूल्स का यूज़ होता है, उसे प्लो बोलते हैं। सेकंड टूल है होए। होए का भी इस्तेमाल है हमारे एग्रीकल्चरल में यूज़ होने वाला है। फिर है कल्टीवेटर और फिर है सीड ड्रिल। ठीक है, कल्टीवेटर क्या है? जो हमारी कटाई में इस्तेमाल होगा। सीड ड्रिल क्या है? जो कि बीज बोने में हमारा इस्तेमाल होने वाला है। अगला जो टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, यानी कि कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पर हम रीड करेंगे। किसकी? क्रॉप प्रोडक्शंस की। सबसे नंबर 1 पे आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जैसा कि मैंने आपको वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बताया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है नंबर 1 पे है। यानी कि सबसे पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे? चलिए पढ़ते हैं। बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स, यानी कि क्रॉप सीड्स यानी कि बीजों को बोने से पहले। सोविंग का मतलब होना है बोना। ठीक है, बीजों को बोने से पहले हमें क्या करना है? द सॉइल ऑफ फील्ड्स इज लूजेंड एंड ओवरटर्न्ड। हमें सॉइल फील्ड की जो सॉइल है उसको लूज़ करना है और ओवरटर्न करना है। लूज़ कैसे करेंगे? प्लफिंग से लूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। प्लफिंग मतलब सॉइल को सॉफ्ट करना। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लफिंग। ठीक है, प्लफिंग, और इसको टिलिंग भी बोलते हैं। प्लफिंग को ही टिलिंग बोलते हैं। प्लफिंग मतलब क्या है? सॉइल को सॉफ्ट करना, सॉइल जो हार्डन होती है उसको सॉफ्ट करना। और इसमें जो टूल का इस्तेमाल होता है वो प्लो टूल होता है। ठीक है, प्लफिंग कॉजेज वेंटिलेशन ऑफ सॉइल। प्लफिंग से क्या होता है? सॉइल का वेंटिलेशन होता है एंड मेक्स इट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट, यानी कि जो भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स उसमें रह रहे हैं उनको ग्रोथ के लिए ये सूटेबल होता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है प्लो। प्लो एक टूल है जिससे प्लफिंग की जाती है। ए लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट विद 1 और मोर ब्लेड्स। ये एक लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट है। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? टूल है जो कहाँ यूज़ होता है? विद 1 और मोर ब्लेड्स, यानी कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा ब्लेड्स हैं। फिक्स्ड इन ए फ्रेम, एक फ्रेम में फिक्स हैं। यूज टू टर्न ओवर एंड कट फरोज इन सॉइल। अब ये फरोज क्या है? फरोज आपने देखा होगा जब भी प्लफिंग की जाती है तो वहाँ पर एक जो है धारी धारी फील्ड में बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर है। और इसको ट्रैक्टर्स की मदद से किया जाता है प्लफिंग को। तो यहाँ पर कुछ धारियाँ बन जाती हैं। वो धारियाँ किस यूज़ में आती हैं? यहाँ पर सीड ड्रिलिंग होती है। जो भी सीड होते हैं इन धारियों में डाले जाते हैं और इरिगेशन वगैरह सब यहीं पर होता है। तो इन धारियों को बेसिकली फरोज का नाम दिया गया है। इन सॉइल, ये सॉइल के अंदर है, इज़ कॉल्ड प्लो। ये प्लफ कहता है। ठीक है, इसको प्लफ भी कहते हैं, प्लो भी कहते हैं, आपकी जो मर्जी कह सकते हैं। अब अगला है प्लो शेयर। प्लो शेयर क्या है? ये भी एक टूल है। द मेन कटिंग ऑफ ए प्लो, यानी कि प्लफिंग के अंदर जो टूल है हमारा, उसके अंदर जो ब्लेड होता है, मेन कटिंग जो ब्लेड है, उसी को हमने प्लो शेयर कहा है। अगला है होए। होए क्या है? अ टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। ये वो टूल है जो कि वीड्स को रिमूव करता है। अब वीड्स मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। वीड्स क्या होता है? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन अपने आप ही वो हमारे क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं और वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है एंड लूजनिंग, सॉइल को लूज़ करने में यूज़ होता है। अगला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? नाउ अ डेज प्लफिंग इज़ डन बाय ए ट्रैक्टर। प्लफिंग जो होती है अभी ट्रैक्टर से होती है। ड्राइवन कल्टीवेटर, इसी से कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर क्या है? कल्टीवेटर जो कि कटाई में मदद करता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर जो है टाइम बचाता है और लेबर को भी बचाता है। हमें इतनी ज़्यादा लेबर नहीं लगानी पड़ती है। सिंपली ट्रैक्टर में कल्टीवेटर को फिक्स करना होता है और उससे हमारी सॉइल की जो है कल्टीवेटिंग आसानी से हो जाती है। अगला क्या है? सोविंग ऑफ सीड्स। सोविंग यानी कि बोना
और सीड्स मतलब बीज, यानी कि बीजों को बोना या फिर बीजों को डालना फील्ड के अंदर। जब हमारी कल्टीवेटिंग, फ्लफिंग वगैरह हो जाती है, इसके बाद सोविंग वाला प्रोसेस हमारा आता है। फॉर सिलेक्शन ऑफ सीड्स आर पुट इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, यानी कि सीड्स को एक बकेट यानी कि एक बाल्टी में रखा जाता है वाटर्स के साथ। द सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर आर रिजेक्टेड, जो सीड्स वाटर में रिजेक्ट मतलब कि वाटर में फ्लोट होते हैं यानी कि पानी में रखा जाता है इनको, और जो सीड्स तैरने लगते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड होते हैं तो वो जो ग्रो नहीं कर सकते। दीज सीड्स आर डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव के रूप में माने जाते हैं, तो इसलिए इन सीड्स को अलग कर दिया जाता है। और जो सीड्स डूब जाते हैं वो अच्छे सीड्स माने जाते हैं और उनसे हमारी जो क्रॉप है आसानी से ग्रो होती है। द सीड विच रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर आर सिलेक्टेड फॉर सोइंग, यानी सोविंग के लिए वही सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पानी के अंदर डूब जाते हैं। The selected seeds are treated with chemicals such as erosion और सेरेजन टू प्रोटेक्ट सीडलिंग फ्रॉम सीड-बॉर्न डिसीजेस। ठीक है, जो सीड्स सिलेक्ट किए जाते हैं वो ट्रीट करे जाते हैं केमिकल्स के साथ। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं वो एग्रोसेन और सेरेसेन। ठीक है, इनमें से भी कोई भी एक केमिकल है इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट सीडलिंग, यानी सीडलिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम सीड बॉर्न डिसीज, यानी कि सीड बॉर्न डिसीजेस ना हो। अगला जो पॉइंट है हमारा, सीड आर सोन आइदर बाय हैंड ब्रॉडकास्टिंग और बाय सीड ड्रिल्स। इस पॉइंट का क्या मतलब है, यानी कि सीड्स को हम कैसे कैसे सोन कर सकते हैं यानी कि बो सकते हैं। एक तो हैंड ब्रॉडकास्टिंग है और दूसरा मेथड हमारा सीड ड्रिल है। दोनों ही अलग अलग मेथड है। हैंड ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, हम हाथों में सीड को लेते हैं और उन्हें स्प्रेड करते हैं यानी कि फैला देते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल यानी कि मशीन्स होती हैं जिनके थ्रू हमारे सीड्स को आसानी से बोया जाता है। ये मशीन्स जो हैं ट्रैक्टर में ही फिक्स कर दी जाती हैं और ये कल्टीवेटिंग के साथ साथ ही सीड ड्रिल कंप्लीट करती हैं। अ फार्मर डज प्लफिंग एंड साइमल्टेनियसली रिलीजेस सीड्स फ्रॉम द फनल। ठीक है, एक फार्मर क्या करता है, प्लफिंग करता है और साथ के साथ ही सीड्स उनको फनल के थ्रू उसके अंदर डालता जाता है। ये भी एक मेथड है सीड सोविंग का। किसका मेथड है, सीड सोविंग का। फनल के थ्रू यहाँ पर डालते जाते हैं। अब अगला जो टॉपिक हमारा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में मैं आपको पार्ट 1 में भी बता चुका हूँ। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो कि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ही अलग अलग टर्म हैं, काम दोनों का एक है, लेकिन मैन्योर क्या है, मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक है और जो फर्टिलाइजर्स है वो हमारा इनऑर्गेनिक है। अब इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनिक का मतलब है जो कि हमें ऑर्गेनिकली मिल रहा है, यानी कि हमें इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। और जो फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हमारे केमिकल से बनते हैं। ठीक है, हमें फैक्ट्रीज़ में इनको बनाना पड़ता है फर्टिलाइज़र्स को, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके फर्टिलाइज़र्स को बनाया जाता है। और इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो एक फर्टिलाइज़र का एग्जांपल हो सकता है NPK। ठीक है, और ऑर्गेनिक में अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो हम ले सकते हैं यूरिया, और या फिर हम ले सकते हैं डंग। डंग का मतलब होता है गोबर, और गोबर जो है एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। लाइक अदर प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो ऑब्टेन देयर मिनरल न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। सभी जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन जो होता है अपना सॉइल से लेते हैं। पानी वगैरह आपको पता ही है सॉइल से मिलता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशंस इन द सॉइल। जब जो क्रॉप है हमारी कंटिन्यूली ग्रो करती जाती है फील्ड के अंदर, तो कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी आने लगती है सॉइल के अंदर, क्योंकि सॉइल से मिनरल जो है एब्जॉर्ब होते जाते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और फिर सॉइल में कमी आ जाती है न्यूट्रिशंस की। सो द मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशंस, यानी कि उनके मिनरल और न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने के लिए, ये डेफिशिएंसी को कम करने के लिए मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैन्योर तो मैंने आपको बता दिया, मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक है, इसको हिंदी में खाद भी बोला जाता है। ठीक है, मैन्योर के एग्जाम्पल यूरिया और डंग। ठीक है, यूरिया और डंग दो मैन्योर के एग्जाम्पल हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। किस प्रोसेस को, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने के लिए मैन्योरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम काउ डंग। काउ डंग से मैन्योर को बनाया जा सकता है, मैंने बताया था। काउ डंग मतलब कि गाय का गोबर, यूरिन,
एंड अदर वेस्टेज, और जो भी वेस्टेज होते हैं उन सब से हमारा मैन्योर को जो है ऑर्गेनिकली बनाया जाता है। अभी फर्टिलाइज़र्स टर्म बाकी है जिसको हम पार्ट 3 में अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल क्या होते हैं। वैसे एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये एक बड़ा एग्जांपल है फर्टिलाइज़र्स का। और फर्टिलाइज़र्स जो है केमिकल की मदद से इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में। काम दोनों का सेम है, मैन्योर का भी और फर्टिलाइज़र्स का भी। लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो जल्दी एक्ट करते हैं, बहुत ही जल्दी प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो अभी ये चैप्टर का पार्ट 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर ये पार्ट आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा।